ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज की वीडियो में जो आप सीखोगे गणित का अनसॉल्व पेपर। हम साथियों इस चैनल पर बहुत सारे अनसॉल्व पेपर को कर चुके हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य हैं। जैसे ही हम मैथ का नाम लेते हैं तो कई सारे स्टूडेंट मैथ से तो ऐसे डरते हैं कि मानो उनके पीछे हमने डायनासोर को छोड़ दिया हो। और साथियों आपको गणित से बिल्कुल भी डरने का नहीं है, क्योंकि साथियों आप गणित में कमजोर नहीं हो, बस आपने गणित को समय नहीं दिया है। आपने जिस भी सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा समय दिया होगा वो सब्जेक्ट आपको उतना ही अच्छा आता होगा। अब बारी है दोस्तों आपको गणित को समय देने की, क्योंकि साथियों इसमें आपका दिमाग बहुत अच्छे से यूज होता है। आज भी हम दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी दोस्तों सैंपल पेपर को ही करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए आज बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, अभी तक मुझे पता है आप में से 95% स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक चीज को नहीं पढ़ा होगा। साथियों पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बस एक आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि दोस्तों आपसे दिया जाएगा कि tan थीटा tan पाई दे दिया जाएगा, tan पाई बटे 2, tan पाई बटे 2 किसके बराबर होगा? क्या दोस्तों tan पाई बटे 2 किसके बराबर होगा? अब आप बताइए। अब दोस्तों आप सोच रहे हो ये पाई तो हमारी टेबल में भी नहीं है, अब हम क्या मान लगाएं? तो दोस्तों एक बात आपको याद रखना है, पाई का मान त्रिकोणमिति में होता है 180 डिग्री। ये बात आप याद रखने का कि जो पाई है वो आपका त्रिकोणमिति में 180 डिग्री के, थीटा का मान यहाँ पर 180 डिग्री के लिए यूज होगा, ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या दिया है tan, यानी पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री, अब बट्टे में 2 था यानी ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब आपको पता है कि tan 90 का मान कितना होता है अपरिभाषित, tan 90 का मान कितना होता है अपरिभाषित। अब अपरिभाषित कैसे आया? जब दोस्तों आप sin 90 का भाग cos 90 में दोगे तो आपको पता चलेगा sin 90 कितना होता है 1, cos 90 क्या होता है 0। अब 0 का भाग 1 में जाएगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक अपरिभाषित आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि साथियों आपको और अधिकांश लोगों को ये नहीं पता था कि पाई का मान कितना होता था। मुझे खुद नहीं पता था, तब मेरे सर ने बताया कि ये बात है, तो आपको भी मैंने आज बता दी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अनसॉल्व्ड पेपर में उपलब्ध भी है। सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक क्वेश्चन है साथियों जो कि दोस्तों आप लोग आता ही है हर बार कहीं ना कहीं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो। वो है दोस्तों √2 को सिद्ध कीजिए एक परमेय संख्या अपरमेय संख्या है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, √2 को सिद्ध करना है कि ये अपरमेय संख्या है। अब आप इसको कैसे करोगे कि आपको ये कैसे सिद्ध करोगे कि आपको ये अपरमेय संख्या? बेसिकली इसमें सिद्ध करने लायक कुछ है ही नहीं खास, बस आपको बस ये ध्यान देना होगा, या आप रट लो या आप समझ लो क्या कि बस आपको मैं जो स्टेप बताता जाऊं वही स्टेप करने हैं। अब आप बताओ कोई भी जो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अपरमेय सिद्ध करने के लिए कहा गया है तो हम इसे परमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परमेय। अब जब ये परमेय नहीं होगी तो ऑटोमेटिक अपरमेय हो जाएगी, राइट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, अब मैं क्या लिखूंगा, माना, अब मैंने ये लिख दिया, एक मिनट रुकिएगा, मैंने साथियों ये लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने ये लिख दिया, माना √2 एक परिमेय संख्या है। मैंने क्या लिख दिया, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अब जब मैंने ये मान लिया कि √2 परमेय संख्या है, अब आप बताओ कि परमेय संख्या क्या होती है? तो परमेय संख्या क्या होती है, P/Q के फॉर्म में जो संख्याएं लिखी जाती हैं वो कौन सी होती है? परमेय संख्याएं। एक मिनट और, जब मैं इस परमेय संख्याओं की बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, परमेय और भिन्न में अंतर। दोस्तों मैं सच बता रहा हूं कि हमें से कई सारे स्टूडेंट्स आज दिन तक ये नहीं जान पाए हैं कि परमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर क्या है। तो मैं दोस्तों बहुत ही कम शब्दों में बता देता हूं, आपको ये ध्यान रखना होगा जो आपकी परमेय संख्या भी होती है वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे -7/6 भी हो सकता है, प्लस का 7/6 भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी भिन्न संख्या होगी वो सदैव धनात्मक होगी। ये बात आप याद रखना, सदैव सदैव सदैव। अभी इस टॉपिक की बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं, हमारे पास है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब दोस्तों ये बताइए, जब आपने मान लिया कि जो √2 है एक परमेय संख्या है,
अब चूंकि ये परमेय संख्या है तो हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तब दोस्तों आप क्या लिखोगे, तब आपको दोस्तों ये सेम प्रोसेस फॉलो करना है जो मैं लिख रहा हूं। तब क्या करोगे, तब ये दोस्तों रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू। रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा, पी बटे क्यू। एम आई राइट। अब आप देखोगे जब रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, आखिर हमने पी बटे क्यू लिख दिया क्योंकि ये परमेय संख्या है। अब आप यहाँ पे एक कोष्टक लगा के ये लिख देना, जहां पी और क्यू, पी व क्यू, जहां पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। अब सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, मतलब इनका दोस्तों कोई एक तीसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, एक और स्वयं के अलावा। ये बात आप ध्यान रखना, क्या पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक है और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। और ये बात तो आपको पता ही है कि जो आपकी दोस्तों परमेय संख्या होती है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, उसका जो क्यू होता है वो कभी भी 0 के बराबर तो होता नहीं है। ये बात आपको पता ही है। अब देखिए तो दोस्तों यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अब आ जाएगा रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा, पी बाई क्यू। रूट 2 बराबर क्या आ जाएगा, इधर लिखते हैं देखिए क्योंकि ये सवाल थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो रूट 2, अब देखिए रूट 2 बराबर आ गया पी बाई क्यू। अब आप क्या करोगे, या तो इस क्यू का आप पहले गुणा कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे एक स्टेप भी लिख सकते हो। क्या आप एक स्टेप लिख सकते हो, दोनों ओर वर्ग करने पर या दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब भाई हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, हम ये स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब भाई कर दो वर्ग, जब आप रूट 2 का वर्ग करोगे और बराबर पी बटे क्यू का वर्ग करना है। क्या दोस्तों, पी बटे क्यू का वर्ग। अब आपको ये बात यहां तक तो क्लियर है। अभी तक हम माना था कि जो रूट 2 है वो एक परमेय संख्या है। अब ये परमेय संख्या इसके लिए थे क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपकी परमेय संख्या होती है वो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है। अब हमने यही किया कि इस परमेय संख्या को पी बाई क्यू के बराबर किया। और आपको ये भी पता है कि जो आपकी परमेय संख्या है उसका जो हर होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, वही अभी तक हमने लिया है। अब भाई हम वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस स्क्वायर रूट को हटाना चाहते हैं अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अब जैसे ही दोस्तों आपने पता है ये वर्ग लगाया तो वर्ग से रूट हट जाएगा, तो ये 2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 बराबर क्या आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 2q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। 2q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। देखिए बताइए जो क्लियर है, अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए अब आपको क्या लिखना होगा, चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है। अब आप क्या लिखोगे, इसको दोस्तों आप चाहो तो भी एक पल के लिए समीकरण 1 भी मान लो, ठीक है। अब देखिए अब दोस्तों ये 2p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये जो पूरा जो 2q स्क्वायर है वो p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए ये 2p स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, चूंकि 2 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है, पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए जो 2 होगा वो पी को भी विभाजित करेगा, 2 पी को भी विभाजित करेगा, अब दोस्तों जब 2 होगा वो p को विभाजित करेगा, तो अब मान लो जब 2 होगा जो p को विभाजित करेगा यानी p बटे 2। अब कोई ना कोई संख्या आएगी जब दोस्तों 2 है, p को पूर्ण रूप से विभाजित कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 9 है, अब 9 दोस्तों 3 को विभाजित कर रहा है तो 3 आता है। ठीक इसी प्रकार जब p में आप 2 का भाग दे रहे हो तो पूर्ण भाग लग रहा है, तो कोई ना कोई संख्या आ रही होगी, उसी संख्या को अब हम आपको बराबर करके दिखाएंगे। देखिए अब जैसे हमने दोस्तों p में 2 का भाग दिया, क्या दोस्तों, जैसे ही हमने p में 2 का भाग दिया, तो अब क्या हो जाएगा, तो p बटे 2 बराबर आप m मान लो या n भी मान सकते हो। तो आप यहाँ पर एक चीज लिख देना, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या धनात्मक पूर्णांक है, जहां m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब भाई बिल्कुल क्लियर है, तब दोस्तों आपका p बराबर क्या आ गया, p बराबर 2m आ गया। अब देखो अब दोस्तों p बराबर यहां से क्या चीज गुणा हो जाएगा, अब देखना आप
जब आपका p बराबर 2m आ गया, अब आपका समीकरण में p स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, p का मान आपका समीकरण 1 में रख देंगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, p का मान समीकरण 1 से, अब देखिए p का मान समीकरण 1 से, तो दोस्तों समीकरण 1 है आपका 2q स्क्वायर बराबर, अब जो p स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर। अब 2m स्क्वायर का जब आप करोगे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर बराबर, अब देखिए q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर। अब देखिए जब दोस्तों 4m स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2 होगा, जब हम 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, qm स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। देखिए मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन कंप्लीट करता हूँ। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ वो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या रहेगा, 2q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4m स्क्वायर। अब दोस्तों q स्क्वायर बराबर क्या हो जाता, तो 4/2m स्क्वायर हो जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, राइट। ओके, अब देखिए, अब दोस्तों सेम यही प्रोसेस करनी है क्या, चूंकि 2, अब देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जो 2 है वो q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो क्या लिखोगे, चूंकि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्योंकि 2 है जो q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 q को भी विभाजित करेगा, इसीलिए 2 q को भी विभाजित करेगा, ये आप आगे लिख देना। तो दोस्तों अब आपका समीकरण क्या बन जाएगा, q/2 बराबर n, मान लो क्या n। अब आप यहाँ पर n, क्योंकि कोई ना कोई संख्या आएगी, अब यहाँ पर फिर से आप लिख देना n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक, n क्या है, धनात्मक पूर्णांक, राइट। अब देखिए जब n आपका धनात्मक पूर्णांक है तो ये q बराबर हो जाएगा 2n। अब देखिए हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि जो p और q है ये सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य का मतलब ये है कि दोस्तों इनका पूर्णांक एक, तो मतलब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा और एक स्वयं संख्या होगी। लेकिन आप क्या देख रहे हो, ये समीकरण मान लो 3। अब देखो समीकरण 2 कहां है आपका, समीकरण 2। अब देखिए इसको दोस्तों समीकरण, ये आपका मैंने ये मान लीजिए समीकरण 2 हो गया, p बराबर 2m, ये मान लेते, आपको मानना चाहिए था, p बराबर 2m समीकरण 2। अब देखिए साथियों, अब आपको देखने की बात ये है कि दोस्तों आपको देखने की बात बस ये हो जाएगी, आपने अभी तक ये कर रहे, आप ये कर रहे थे कि साथियों जब आपने पूरे समीकरण को देखा कि जो कि p और q क्या थे, सहभाज्य पूर्णांक, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने को मिल रहा है 2। अब दोस्तों जब ये एक अलग उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया, अब चूंकि दोस्तों एक अन्य का अलग एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा प्रेजेंट आ गया, नहीं यहाँ पर उपस्थित है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो p और q है सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। अब ये तो वैसे भी नहीं है क्योंकि दोस्तों हमने गलत कल्पना की थी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि समीकरण, आप क्या लिखोगे, चूंकि समीकरण 2 और 3 से देखा जा सकता है, 2 और 3 से देखा जा सकता है क्या देखा जा सकता है कि दोस्तों 2 और 3 से समीकरण से देखा जा सकता है कि p और q सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। अतः दोस्तों ये क्यों हुआ, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, जो कि एक विरोधाभास है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये बात आपको लिखनी है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है जैसा मैंने आपको कराया है, क्योंकि साथियों अपने आप में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं √3 दे देता तो आपको सिर्फ जहां पर 2 लिखा है वहां पर 3 लिख दो, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। 5 दे दूं तो आप 5 लिख देना बस। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिए, ठीक है, अब दोस्तों एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, फिर मैं आपको उसका एक तरीका बताऊं कि अगर इस टाइप का आ जाए तो आपको क्या करना है। ओके, तो अब इसको दोस्तों साफ करते हैं कि आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके काम चला सकते हो।
अब आपको एक समीकरण दिया है, यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे। आपको एक समीकरण दिया है दोस्तों, देगा समीकरण 4x² + 3x + 5। क्या है दोस्तों, 4x² + 3x + 5 = 0। अब आपसे ये पूछा गया है कि मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कर रहे हैं मूल। अब बहुत सारे बच्चे होशियार होंगे, जब ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा तो वो क्या करेंगे साथियों, आराम से तुरंत गुणनखंड करने लेंगे, लेकिन आपको ये तरीका नहीं पता है। आप दोस्तों द्विविक्ती कर से करोगे। क्या, द्विविक्ती कर से। अब कैसे करोगे, देखिए अब आप क्या करोगे साथियों, आपको बस एक प्रोसेस लगाना है। क्या दोस्तों, अब पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपको इस समीकरण की तुलना कर देनी होगी। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, से तुलना आप कंप्लीट लिख देना, तुलना करने पर। अब देखिए, अब दोस्तों a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4, a बराबर कितना आ जाएगा 4, b बराबर आ जाएगा 3 और c बराबर कितना आ जाएगा 5, c बराबर 5। अब विविक्ति कर देखो, विविक्ति करवाने क्या होता है दोस्तों, बताइए विविक्ति कर क्या होता है। विविक्ति कर होता है आपका d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। b² क्या है 3, यानी 3 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 4 × c की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 9। 9 माइनस कितना हो जाएगा, 4 × 16 × 5 = 80। तो दोस्तों आपका d बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका d बराबर आ जाएगा, d बराबर, अब 9 में से 80 गया, यानी दोस्तों आपका d बराबर कितना आ जाएगा, -71। अब आप क्या लिखोगे, चूंकि d का मान, अब बताइए -71 बड़ा होता है 0, -71 बड़ा है या 0, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका 0 है वो बड़ा है -71 से। तो आप क्या लिखोगे, चूंकि d बराबर -71 जो कि छोटा है किससे, 0 से, या 0 से छोटा है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि d बराबर -71 जो कि छोटा है 0 से, अतः मूल अवास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे, मूल या मूल नहीं होंगे, तो आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे अवास्तविक भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं अब आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, कराएं या नहीं कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मजेदार है साथियों। अब आपको इस क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करना है, बारंबारता वाला। चलो यही कराते हैं। अब आपको इस क्वेश्चन में माध्य ज्ञात करना है। उससे पहले मैं आपके लिए क्या करूं, पहले आपकी इस सारणी को तैयार कर दूं, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल है आपका, वो पहले तैयार कर देते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। आपका यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है दोस्तों 10 से 25 से फिर 100 तक। 10 से 25 यानी 15 का अंतर है। 10 से 25, 10 से 25, 25 से क्या है, 25 से है 30, 25 से 40 होगा। अब 40 से है 55, 55 से है, 55 से होगा 70, 70 से है 85 और 85 से है 100। ये है आपका वर्ग अंतराल। अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या निकालना होगा, वर्ग चिन्ह यानी x निकालना होगा, x। अब आपको पता ही है कि x क्या होता है, इन दोनों पदों का जोड़ कर देते हैं, भाग 2 का दे देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 17.5। क्या दोस्तों 10 और 25 को जोड़ दिया 35 आ जाएगा। 35 में जब आप 2 का भाग दोगे तो 17.5 ही आ जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा, अब दोस्तों जब आपको पता है इसमें 7 जुड़ा है तो 25 में 7 जोड़ देंगे 32.5। अब ये हो जाएगा 47.5। अब ये हो जाएगा आपका 62.5। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 77.5 और जब अब 85 में 92.5। ये आपका वर्ग चिन्ह हो गया, यानी किसकी मान आ गया, अब ये आपका मान आ गया x का। अब दोस्तों आपकी फ्रीक्वेंसी इसमें जो दी गई है, बारंबारता, वो इतनी दी गई है। क्या दी गई है वो देखो मैं आपको बताऊं। फ्रीक्वेंसी दी गई है आपकी 2 3 7 6 6 6, 2 3 7 6 6 6, यही है ना, 2 3 7 6 6 6। अब देखिए, अब आप क्या निकालोगे, एफ एक्स निकाल लो भाई, क्योंकि एफ एक्स भी जरूरी है, तभी आपका क्वेश्चन होगा।
एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, अब एफ एक्स कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल, आपको इसका गुणा इसमें कर देना है। तो 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1 दशमलव लगा दिया, और 2 सत्ते 14, 1 15 की 5, हासिल 1 2 एकम 2 और 3। बोलिए इतना ही आएगा, बिल्कुल 7 दूनी 34, 1 35 हो जाएगा, यानी 35। ठीक है भाई, अब देखो 3 से 15 यानी 3 पंजे 15 हो जाएगा, हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और 3 तिरके 9 हो जाएगा, यानी 97.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये कितना होगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 की 5, हासिल कितनी लगेगी 3, यानी जिसे कैरी बोलते हैं। 7 सत्ते कितना हो जाएगा, यानी 7 7 49, और उसमें 3 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 52 की 2। अब हासिल कितनी आ जाएगी आपकी 5, तो 100 चौके हो जाएगा 28, 28 2 30 और 3 33, तो ये कितना हो गया 322.5। आप ये देखते रहना, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। अब फिर आपको क्या करना है, 6 पंजे 30 हो जाएगा, अब फिर यहाँ पे आ जाएगा हासिल 3, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 2 15 हो जाएगा, फिर हासिल आ जाएगा 1, और 6 छिक्का 36 हो जाएगा, प्लस 1 37, 375 हो जाएगा। आप देखते हैं 6 पंजे 30, फिर से 0 दशमलव यहाँ पर आ गया, और फिर 6 सत्ते हो जाएगा, 6 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों 42, 42 की कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 हासिल 3, अब 42 और 3 45 हो जाएगा, 45 का 5 हासिल 4, और फिर 6 सत्ते 42 और 4 46, 465। अब क्या करना है, अब आपको फिर से 6 पंजे 30, अब 6 दूनी 12, 3 कितना हो जाएगा 15, 15 की 5 हासिल 1, और 6 निम्मा 54 1 55। अब इनको क्या करना है, अब दोस्तों आपको क्या करना है, योग निकाल लेना है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, योग निकालना होगा, योग यानी सिग्मा एफ कितना हो जाएगा बताइए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 के 18। अब देखिए 18 हो गया, 18 2 20 हो गया, और 20 और 10 30 हो गया, ऐसे जोड़ दिया करो। अरे भाई ये तुम कैसे जोड़ दिया, वो ऐसे जोड़ा है, देखो 6 2 12 और 18, 18 और 10 7 3 10, 18 और 10 28 2 30, वही लिखा है। अब देखिए सिग्मा एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये दोस्तों 5 5 कितना हो जाएगा, 10 का 0 लिख लो, हासिल 1 आ गया। अब 7 5 12 1 13 2 15 5 20 5 30 और 5 35 की 5। भाई जोड़ते ठीक से रहना, 7 5 12 1 13 2 15 15 5 20 5 25 5 30, 25 5 कितना हो जाएगा 30। फिर से देख लो एक बार, 0 हासिल 1 आ गया था, 7 5 12 1 13 2 15 15 5 20 5 30 और 5 35, 5 10 15 15 और 5 20 और कितना हो जाएगा 30, 30 की 0 हासिल कितना हो गया 3। अब 9 3 12 3 15 हो गया, इतना 15, 9 3 12 3 15। अब दोस्तों 15 जैसे हो जाएगा तो 15 3 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 18 7 बोलिए 25, 25 6 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा 36, 36 की 6 हासिल कितना आ जाएगा 3। अब कितना हो जाएगा 4 5 4 9, 5 4 9 और 9 9 18, 18 कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 18। अब यहाँ पर दशमलव लगा देना पहले से, तो कितना आ गया 1860। अब दोस्तों आपको पता है समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा क्या होता है दोस्तों, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होता है, एफ एक्स बटे एफ। सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब होता है जोड़, वही हमने किया है। तो दोस्तों सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 1860, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है 30, और ये जब कटेगा तो ये x बराबर 30 छक्के 18 3 दूनी 4, यानी आपका समांतर माध्य आ गया 62। समांतर माध्य कितना आ गया 62। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये थे आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपने अच्छे से अटेंड किए होंगे। और जो दोस्तों आपको याद रखने की बात ये है कि आप ये याद रखना, जो पाई का मान होता है वो कितना होता है, पाई का मान अभी बताया था आपको। तो त्रिगोनोमेट्री में जो पाई का मान है वो हम 180 डिग्री मानते हैं, क्योंकि दोस्तों एक पूरे वृत्त का जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और जो पाई होता है वो दो समकोण से रिलेट करता है। दो समकोण मतलब 90 दूनी 180, ये आप याद रखना। एग्जाम में हो सकता है आपसे एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछ लिया जाए और आप ना बता पाओ। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, और मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं
कि साथियों आप जब इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैथ के अभी तक हम दोस्तों 5 या 6 अनसॉल्व पेपर कर चुके हैं। 6 नंबर के भी क्वेश्चन किए हैं, 4 नंबर के भी क्वेश्चन किए हैं और 2 नंबर के भी क्वेश्चन किए हैं। आज जो दोस्तों आपका रूट 2 वाला था वो तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए और हो सकता है आपके एग्जाम में आए। तो दोस्तों आपको अथवा वाला भी सिस्टम मिलेगा। अब दोस्तों आपको बस ये बताना है कि आपका सबसे ज्यादा वीक चैप्टर कौन सा है मैथ में, सबसे ज्यादा वीक चैप्टर कौन सा है। अब की बार मैं दोस्तों उसी के क्वेश्चन लेके आऊंगा। आपको क्या बताना है सबसे ज्यादा वीक चैप्टर कौन सा है। इसी तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसमें भी आपका वीक चैप्टर हो वो आपको बताना है। अब दोस्तों आपको जो नेक्स्ट संडे आने वाला है तो दोस्तों उसमें आपके कमेंट के अनुसार ही चैप्टर को पढ़ाया जाएगा कि ये चैप्टर कठिन है। अब दोस्तों मैं आपको फुल टॉपिक के वीडियोस नहीं लाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन वाइज सारे टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों अब आपने पढ़ तो लिया ही होगा, फुल वीडियोस बहुत सारी जगह पे देखे होंगे, आपने ऑफलाइन के ही कोचिंग कर रहे होगे तो वहां पर किया होगा। लेकिन हम लोग अब सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन उतना ज्यादा रिवीजन, क्योंकि दोस्तों आप क्वेश्चन से ही लिखना सीख जाओगे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इसीलिए बस आपसे इतना ही कहूंगा कि आप बस गणित को ज्यादा समय दीजिए। जब आप मैथ को ज्यादा समय दे दोगे तो आपका मैथ भी अच्छा हो जाएगा। जैसे भी आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा रहा होगा अभी तक के आपके स्टूडेंट के इतिहास में, फर्स्ट सेकंड टू 8th से लेके अब आप 10th में आ गए हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन की फिर से प्रैक्टिस करनी होगी। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।